हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 के सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली और संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। इस चैप्टर के बच्चों एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बच्चों, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को बताया गया है। तो बच्चों, अगर आपने पहले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाकर के आप पहले चैप्टर के वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ मुख्य समाज शास्त्री संकल्पनाएं। यहाँ पे बच्चों समाज व सामाजिक समूहों का अर्थ हम देखेंगे। जो आपको ये चार्ट दिख रहा है, इसी चार्ट पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है बच्चों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बता रहा, सीधा आपको एक्सप्लेनेशन पे ही ले चलते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कुछ स्मरणीय बिंदु है। पहला है हमारा सामाजिक समूह। सामाजिक समूह से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। ठीक है बच्चों, व्यक्ति के ऐसे समूह से है जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, सामाजिक समूह की विशेषताएं। सामाजिक समूह की विशेषताएं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। पहली विशेषता तो यह है, एक होता है हमारा सामाजिक समूह, एक होता है अर्ध समूह। ठीक है बच्चों, वापस से सुन लीजिए, एक होता है हमारा सामाजिक समूह, एक होता है हमारा अर्ध समूह। सामाजिक समूह के सदस्यों में आपसी संबंध पाए जाते हैं और एक अर्ध समूह में समुच्चय अथवा समायोजन होने होता है। ठीक है बच्चों, यहां पे समझ आया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूं। आगे देखते हैं, जिनमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है। जिनमें संरचना और संगठन की क्या होती है बच्चों, कमी होती है। सामाजिक समूह में व्यक्तियों में एकत्र नहीं बल्कि समूह ही के सदस्यों में आपसी संबंध होता है। इसमें अर्ध समूह में समुच्चय सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है जो एक समय एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं, जिनका आपस में कोई भी निश्चित संबंध नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। हम की भावना पाई जाती है। एक इसी कारण व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जैसे हमदर्दी और प्यार। अर्ध समूह विशेष परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन सकते हैं, जैसे समान आयु और लिंग। ठीक है बच्चों, समझ आया होगा। सेकंड देखते हैं बच्चों, सामान्य स्वार्थ और उद्देश्य का दृष्टिकोण होता है। सामान्य मूल्य होते हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। समूह में कार्यों का विभाजन होता है। तो बच्चों, हमने सामाजिक समूह की कुछ विशेषताएं देखी। अब देखते हैं सामाजिक समूह के प्रकार। तो जो सामाजिक समूह जो होते हैं ना हमारे, ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। पहला है हमारा चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। अतः समूह और बाह्य, अंतः समूह और बाह्य समूह। तीसरा हमारा संदर्भ समूह। चौथा देखते हैं बच्चों हम, चौथा है बच्चों हमारा समवयस्क समूह। पांचवा है और आखिरी हमारा समुदाय और समाज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। अब एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो 5 हमने देखे ना अभी सामाजिक समूह के प्रकार, इन 5 सामाजिक समूह को देखते हैं। प्राथमिक समूह संबंधों को पूर्णतः और निकट को व्यक्त करने वाले व्यक्तियों को के छोटे समूह से है इसका संबंध। उदाहरण के तौर पे परिवार, बच्चों का खेल समूह, स्थायी स्थायी पड़ोस। ठीक है, सेकंड है बच्चों हमारा द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह वे समूह है जो घनिष्ठता की कमी अनुभव करते हैं। उदाहरण के तौर पे विभिन्न राजनीतिक दल और आर्थिक महासंघ। विभिन्न राजनीतिक दल और आर्थिक महासंघ। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं प्राथमिक समूह की विशेषताएं। प्राथमिक समूह की विशेषताएं, ठीक है, ये क्या होता है? प्राथमिक समूह कैसे होता है बच्चों? प्राथमिक समूह लघुता पाया जाता है, शारीरिक समीपता होती है, संबंधों की निरंतरता तथा स्थिरता रहती है, सामान्य उत्तरदायित्व पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं सम उद्देश्य, मतलब सबका समान उद्देश्य होता है। द्वितीयक समूह की कुछ विशेषताएं देखिए। द्वितीयक समूह की क्या विशेषता होता है? इनका आकार बड़ा होता है, ये अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं, विशेष स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, उत्तरदायित्व सीमित होता है। ठीक है बच्चों, अगला है संबंध
अस्थायी होते हैं। इनमें संबंध कैसे होते हैं? हमारे अस्थायी होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर, अगला टॉपिक क्या है हमारा? अंतः समूह और बाह्य समूह में अंतर। अंतः समूह और बाह्य समूह में अंतर। ठीक है बच्चों, देखिए अंतः समूह क्या होता है और बाह्य समूह क्या होता है, देखते हैं। अंतः समूह के अंदर हम भावना पाई जाती है। कैसी भावना पाई जाती है बच्चों? हम की भावना पाई जाती है। जबकि बाह्य समूह में हम का अभाव रहता है। अंतः समूह संबंधों में निकटता पाई जाती है, ठीक है, और बाह्य समूह में संबंध दूर होते हैं। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट है हमारा, समूह के सदस्य में प्रति त्याग की भावना और सहानुभूति की भावना होती है। बाह्य समूह में त्याग और सहानुभूति औपचारिक ढोंग होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा अंतः समूह का, सुख दुख का अंतिम भावना होता है। सुख दुख का बाहरी रूप होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। संदर्भ समूह। संदर्भ समूह क्या होता है? एक व्यक्ति या लोगों का कोई समूह जो किसी की तरह दिखने की इच्छा रखते हैं। व्यक्ति या समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है। हम एक संदर्भ समूह के संबंधित नहीं हैं, लेकिन हम उन समूहों के साथ खुद को पहचानते हैं। संदर्भ समूह सांस्कृतिक जीवन शैली, आकांक्षाओं और लक्ष्य उपलब्धियों के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। औपनिवेशिक अवधि के संदर्भ समूह। देखिए बच्चों, औपनिवेशिक अवधि के संदर्भित समूह कौन कौन से होते हैं? कई मध्यम श्रेणी के भारतीयों ने उचित अंग्रेज, विशेष रूप से महत्वाकांक्षी अनुभव की तरह व्यवहार करने की इच्छा व्यक्त की है। ठीक है बच्चों, आगे इस प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया था, यानी पुरुषों और महिलाओं के लिए इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अक्सर भारतीय पुरुष ब्रिटिश पुरुषों की तरह कपड़े पहनना और भोजन करना चाहते हैं। भारतीय महिला अपने तरीके से भारतीय बन रही हैं, या कभी कभी उचित अंग्रेजी महिलाओं की तरह थोड़ा सा होने की इच्छा होती है, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए समकालीन अवधि में संदर्भ समूह। एक विपणन परीक्षण से संदर्भ समूह ऐसे समूह होते हैं जो व्यक्तियों के लिए उनकी खरीद या खपत निर्णयों में संदर्भ के फ्रेम के रूप में कार्य करते हैं। कपड़ों को खरीदने और पहनने के लिए चुनने में, उदाहरण के लिए हम आमतौर पर हमारे आसपास के लोगों जैसे कि मित्र और सहकर्मी, समूह सहयोगी या स्टाइलिश संदर्भ समूह को संदर्भित करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में खेल, संगीत, अभिनय और यहां तक कि कॉमेडी सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक विविध श्रेणी की हस्तियां, सहकर्मी दबाव, किसी के साथियों को किए जाने वाले सामाजिक दबाव को संदर्भित करता है, जैसे किसी कार्य को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, समवयस्क समूह। समवयस्क समूह क्या होता है बच्चों? यह एक प्रकार का प्राथमिक समूह है जो समान आयु के व्यक्तियों के बीच अथवा सामान्य व्यवसाय होता ना, एक जैसा व्यवसाय, सामान्य व्यवसाय के लोगों के बीच बनता है। समुदाय और समाज में अंतर। समुदाय से तात्पर्य उस तरह के संबंधों से है जो बहुत आधुनिक, अधिक व्यक्तिक, घनिष्ठ और अवैयक्तिक और चिर स्थायी होते हैं। समाज, यहां समाज या संघ का तात्पर्य हर समुदाय के विपरीत है। विशेष रूप से नागरिक जीवन के संबंध स्पष्ट, बाहरी तथा अस्थायी होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण। क्या बच्चों? सामाजिक स्तरीकरण समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूह का ऊंचा नीचा या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों में बट जाना ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है।
अब देखते हैं बच्चों सामाजिक अस्थिरीकरण की विशेषताएं। स्थिरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। स्थिरीकरण काफी पुरानी है। प्रत्येक समाज में स्थिरीकरण पाया जाता है। स्थिरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं। आयु, वर्ग, जाति। स्थिरीकरण से जीवन शैली में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। आगे देखते हैं जाति के आधार पर स्थिरीकरण। जाति व्यवस्था के स्तरीकरण में ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्तर पर है तथा शूद्र सबसे निम्न स्तर पर है। ठीक है बच्चों, यह स्तरीकरण अपूर्णतः बंद हो गया है। ठीक है, जो जाति आधारित स्तरीकरण था यह बंद हो गया है। जाति संरचना में प्रत्येक जाति का स्तर ऊंचा नीचा के आधार पर बना है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है समाज में उसे उसी जाति का स्तरक्रम प्राप्त होता है। समाज को चारों वर्णों में विभाजित किया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है बच्चों, जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमान। देखो, खान पान संबंधित प्रतिबंधों में परिवर्तन आता है। व्यवसायिक प्रतिबंधों में परिवर्तन आता है। विवाह संबंधित प्रतिबंधों में परिवर्तन आता है और शिक्षा संबंधित प्रतिबंधों में परिवर्तन आता है। अब देखते हैं वर्ग आधारित स्तरीकरण। वर्ग के आधार पर स्तरीकरण जन्म पर आधारित नहीं वरन कार्य, योग्यता, कुशलता, शिक्षा, विज्ञान पर आधारित है। सेकंड पॉइंट है वर्ग के द्वारा सबके लिए खुले होते हैं। वर्ग के जो द्वार होते हैं ना बच्चों, दरवाजे, ये सबके लिए खुले होते हैं। व्यक्ति अपने वर्ग को बदल सकता है और प्रयास करने पर सामाजिक स्तरीकरण में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। वर्ग के प्रकार। वर्ग 4 प्रकार के होते हैं: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और कृषि वर्ग। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। अब देखते हैं जाति और वर्ग में अंतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, पेपर में आता है। ठीक है, जाति जन्म आधारित है, सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित होता है वर्ग। जाति एक बद्ध समूह है, वर्ग एक खुली व्यवस्था है। विवाह, खान पान आदि के कठोर नियम होते हैं जाति में, ये कठोरता कम होती है वर्ग में। जाति व्यवस्था स्थिर संगठन है, वहीं वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले कम स्थिर है। जाति यह प्रजातंत्र व राष्ट्रवाद के प्रतिकूल है, जबकि वर्ग प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद में बाधक नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं सामाजिक परिस्थितियां। परिस्थित व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थान है। परिस्थिति को प्रमुख तौर पर 2 भागों में रॉल्फ लिंटन ने बांटा था। इसके अंदर बच्चों हम सामाजिक परिस्थिति को हम देखते हैं, जैसे कि प्रदत्त स्थिति हो गई हमारी, ठीक है, और हमारी अर्जित स्थिति हो गई। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रदत्त स्थिति। यह परिस्थिति जन्म पर आधारित होती है, जो कि बिना किसी प्रयास के स्वतः ही मिल जाती है। प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं: जाति, नातेदारी, जन्म, लिंग भेद, आयु आदि। ठीक है बच्चों। अर्जित परिस्थिति क्या हमारी? जिन पदों या स्थानों पर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार को प्राप्त करता है, जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण, धन, दौलत, व्यवसाय, राजनीतिक सत्ता आदि। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, बहुत ही सुंदर एक डायग्राम है जिनमें हमें क्या दिखाया गया? सामाजिक परिस्थितियां। देखो, पुत्री, बहन, ये प्रदत्त है हमारी। स्त्री 17 वर्ष, अमेरिकी, अफ्रीकन। और अर्जित क्या हमारी? जो हम कमाते हैं। ये हमारा मित्र, वकील, कामगार, छात्र, टीम सदस्य, शिक्षक, सहपाठी, डॉक्टर इत्यादि। ये हमारी अर्जित परिस्थितियां हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे परिस्थिति और प्रतिष्ठा में अंतर संबंध। बच्चों, प्रत्येक परिस्थिति में देखो, ज्यादा आपको बोर होने की जरूरत नहीं है, अब बस खत्म ही होने वाला चैप्टर। ठीक है, प्रत्येक परिस्थिति में अपने कुछ अधिक अधिकार और मूल्य होते हैं। परिस्थिति या पदाधिकार से जुड़े मूल्यों के प्रकार प्रतिष्ठा कहते हैं। अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर लोग अपनी परिस्थिति को ऊंचा या नीचा दर्जा दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे दुकानदार की तुलना में एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा ज्यादा होनी चाहिए, उसकी आय कम ही क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, आगे भूमिका। ठीक है, जिसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप निभाता है, भूमिका
परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। भूमि का संदर्भ, यह एक से अधिक परिस्थितियों से जुड़ी भूमिका की संगता है। यह तब होती है जब दो या अधिक भूमिकों से विरोधी अपेक्षित पैदा करते हैं। तो बच्चों ये भूमि का स्तरीकरण और सामाजिक नियंत्रण के आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व है। ये थोड़ा सा रह गया है, एक है हमारा, ये लास्ट टॉपिक है हमारा औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण। इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके, ठीक है। और ये इसके आगे हमारा क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एक प्रक्रियावादी दृष्टिकोण और एक संघर्षवादी दृष्टिकोण, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बच्चों आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी मेहनत का सपोर्ट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करें और स्कूल ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। वीडियो में हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।